Okay, so we'll start with textbook questions of chapter number 10, magnetic field due to electric current. और दो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट है, एग्जाम्पल 10.1 एंड 10.2, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल है, इजी है, आई होप यू विल डू. So example number 10.1 and 10.2 will be assignment to you. We'll jump to example number 10.3. Consider a square loop of wire loaded with a glass bulb of mass m hanging vertically. थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा. आपको बोला है एक स्क्वायर लूप है. ऑफ कोर्स स्क्वायर लूप इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वायर. इट इज लोडेड विद अ ग्लास बल्ब ऑफ मास m. उसके नीचे एक बल्ब है जिसका मास है m. तो बल्ब का वेट होगा mg विच इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, hanging vertically, suspended in air, with its one part in uniform magnetic field. जो लूप है उसका एक पार्ट कहाँ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है लूप का. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया आपको, विथ द डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड. ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द लूप, जो लूप था उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो लूप पे एक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. Calculate the current I in the loop for which the magnetic force would be exactly balanced by the force of mass due to gravity. Question is very simple. मैं क्वेश्चन को अभी डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ. It is too simple. So what they are telling you is कि you have a loop. और लूप कौन सा है? स्क्वायर लूप है. तो लूप स्क्वायर लूप, you have a square loop. तो you have a square loop, something like that. ऐसा एक स्क्वायर लूप है. It is placed in a magnetic field. One of its part is placed in a magnetic field. One of the part of the loop is placed in magnetic field, and the magnetic field is coming out. Coming out मतलब dot. तो dot magnetic field है. It is coming out. Okay. तो more or less you can say इसका एक ही part, this much part is inside the magnetic field, which is coming out. और इसमें से एक current is passing through it. करंट इज पासिंग थ्रू द लूप, और इस लूप के नीचे यू हैव बेसिकली अ बल्ब. तो यहाँ पे एक बल्ब है, सम बल्ब. तो यू आर कनेक्टिंग दिस विद अ बल्ब, सम काइंड ऑफ बल्ब, और इस बल्ब का मास है m. तो ऑफकोर्स इसका मास m है, तो इसका वेट है mg. और क्योंकि ये करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में है इसका एक पार्ट, तो यू नो व्हेन देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्या एक्ट होता है? फोर्स. एंड द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है. आपको बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट, इस लूप में कितना करंट होना चाहिए सो दैट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और वेट एग्जैक्टली बैलेंस हो जाए. दैट इज अ क्वेश्चन. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉर विच फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. इट इज कंप्लीटली बैलेंसिंग वेट. तो इट इज बैलेंसिंग वेट. ऐसा क्वेश्चन है. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और वेट आर बैलेंस्ड. व्हाट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड? BIL sin theta. बिल sin theta. BIL sin theta. और ये वेट है mg. लेंथ कितना दिया है लूप का? कुछ बोला है क्या? नहीं बोला, तो हम स्मॉल l मान लेंगे. दे हैव नॉट सेड एनीथिंग. ठीक है, डजंट मैटर. व्हाट इज थीटा? It is the angle between magnetic field and length. Magnetic field is coming outwards and length is like that. What is the angle? 90 degree. So theta is 90. So here theta is 90. So therefore you have BIL sin 90 is 1 equals to mg. So therefore you have I sin 90 तो 1 हो गया. I equals to mg by BL. डन, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन. अभी इसी टाइप के क्वेश्चन जेई नीट में आए हैं, सिर्फ वहाँ पे तुमको m की वैल्यू, b की वैल्यू और l की वैल्यू दिया है. फॉर एग्जांपल मास दे विल टेल यू लाइक 100 ग्राम, क्योंकि बल्ब का मास कितना ही होगा, 100-150 ग्राम के ऊपर तो होगा नहीं. g की वैल्यू आप 10 मान लो. 100 ग्राम इज 0.1 किलोग्राम. g की वैल्यू 10 मान लिया तो ऊपर 1 आ गया. मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ
उसके ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10.4, a circular coil of conducting wire has 500 turns, 500 टर्न्स है, एंड एरिया 1.26 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर, एरिया भी दिया है आपको, is enclosed by the coil. तो the area of the coil is 1.26 into 10 raised to minus 4. A current 100 microampere is passed through the coil. Calculate the magnetic moment of the coil. Simple question है, magnetic moment पूछा है आपको। आपको गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है? आपको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स? 500 टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हाउ मच इज द एरिया? इट इज 1.26 into 10 raised to minus 4 meter square. Good. How much is the current? Current is 100 microampere. 100 microampere मतलब 10 raised to minus 6 एम्पियर हो गया, माइक्रो है तो 10 raised to minus 4 आ गया। और आपसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, डू यू रिमेंबर व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला? NIA। So you have the formula for magnetic dipole moment, IA for one turn and NIA for total number of turns. So simple, you just have to put value here, n की value 500, 500, current की value 10 raised to minus 4 और area की value 1.26 into 10 raised to minus 4। तो देखो ऐसा है, ये दो और ये -4, -2 और माइनस, तो -6 बचा 1.26 into 5। व्हाट इज 1.26 into 5? 12.6 का आधा, 6.3। तो 6.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, example 10.5. A wire has two straight sections and one arc as shown in the figure. Figure is missing, कोई बात नहीं, I'll just draw it. तो दो straight sections है और एक arc है। Determine the direction and magnitude of the magnetic field produced at the center O of the semicircle by the three sections individually and the total। और ये टाइप का क्वेश्चन जेई नीट में भी आया है, देखेंगे हम लोग, PYQ है वो। सिंपल क्वेश्चन है, वायर हैज टू स्ट्रेट सेक्शन एंड वन आर्क एज शोन इन फिगर। फिगर इज मिसिंग, तो फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो यू हैव वायर विच हैज टू स्ट्रेट सेक्शंस, एंड अ आर्क, और आर्क सेमी सर्कुलर है। कैसे समझा? क्वेश्चन में बोल दिया बाद में उन्होंने, इट इज सेमी सर्कुलर आर्क, ऐसा है। एक काम करते हैं, इसको सेक्शन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको सेक्शन नंबर 3 बोल देते हैं, और ये सेक्शन नंबर 2 हो गया। आपको बोला है क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर O ऑफ द सेमी सर्कल बाय थ्री सेक्शन। मतलब इस पॉइंट पे O पॉइंट पे को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट ऐसा आया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायग्राम। एंड रेडियस को कैपिटल R बोल देते हैं, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज कैपिटल R, स्मॉल r, व्हाटएवर यू वांट टू से, जस्ट कॉल इट डन। ओके, सम नेम, कैपिटल R, स्मॉल r, आई डोंट नो व्हाट दे हैव गिवन यू, समथिंग। अब मेरे को तो पहले ये बताओ, यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, इंडिविजुअली भी बोला है और टोटल भी बोला है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट field due to section 1 at point O, you want to find out field due to section 2 at point O, you want to find out what is field due to section 3 at point O, and you want to find out what is total magnetic field। बताओ तो कौन सा लॉ यूज करेंगे? सेक्शन बाय सेक्शन, सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लॉ देता है? हाँ, बायोट-सावर्ट लॉ, बराबर, वेरी गुड। So you are supposed to use the formula of Biot-Savart law।
which is nothing but b equals to या db equals to जो भी लिखना होगा वो लिखो b equals to म्यू 0 by 4 pi i i i dl sin theta by r square बराबर करेक्ट। ये पहले और तीसरे सेक्शन के लिए लगेगा आपको। सेकंड सेक्शन के लिए तुमको याद है हमने कल के ही लेक्चर में, कल या परसों आई डोंट रिमेंबर, एक आर्क था विच वाज कैरिंग अ करंट। उस केस में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, इफ यू रिमेंबर, म्यू 0 by 4 pi i थीटा बाय आर के आर स्क्वायर, आर आर था आर था ना। नहीं याद रहा तो मैंने ट्रिक भी बताया तुमको। नहीं याद रहना फॉर्मूला, डोंट वरी, टेक अ फुल सर्कल, व्हाट इज द एंगल 2 पाई, ऊपर 2 पाई इधर 4 पाई, तो 1 जा एंड 2 जा, तो म्यू 0 by 2 i by r। और तुमको मैंने बताया भी था जब पूरा सर्कल बनता है तो नीचे पाई नहीं आता है और लॉन्ग साइड वायर में पाई होता है। तो बराबर है, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये तुम सेक्शन 2 पे अप्लाई करोगे क्योंकि एक आर्क है और सेमी सर्कल के लिए एंगल कितना है, पाई है। और ये जो फॉर्मूला है पहला वाला तुम पहले और तीसरे सेक्शन के लिए अप्लाई करोगे। तो सिंपल। और अभी मैं बता तो देता हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, कभी भी याद रखना। जिस डायरेक्शन में करंट है ना, करंट के आगे उसी डायरेक्शन में या करंट के पीछे उस डायरेक्शन में अगर पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। करंट के ही डायरेक्शन में आगे और करंट के डायरेक्शन में पीछे पॉइंट हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है समझाएगा आपको। सेक्शन वन इफ यू लुक, सेक्शन वन में ये सेक्शन वन था आपका, सेक्शन वन था, करंट ऐसा था और ये पॉइंट इधर था। हाउ डू यू फाइंड आउट थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू दैट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे इफ यू सी एंगल बनता है आपका 0 नहीं 180 कि 0, 180 की 0। वैसे जो भी बने आंसर तो 0 आने वाला है। 180 या 0? 180 एंगल है 180। तो इस केस में थीटा होता है आपका 180। ये O है, O सेंटर O। अगर थीटा 180 हो गया तो साइन ऑफ थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो व्हाट इज फॉर द फर्स्ट पार्ट इट इज म्यू 0 by 4 पाई वॉट एवर आई डी एल वॉट एवर बट साइन ऑफ 180 तो लिखना पड़ेगा, वो तो 0 होने वाला है। तो पहले पार्ट का हो गया 0, सेक्शन ए का हो गया 0। सिमिलरली सेक्शन 3 का भी क्या आएगा 0। तो सेक्शन 3 का भी पहले फाइंड कर लेते हैं और सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 में सिर्फ ऐसा है, सिचुएशन तुम्हारी यही है, सिर्फ जो पॉइंट है जहां तुम फाइंड कर रहे हो ना वो पॉइंट आगे नहीं है, वो पॉइंट पीछे है। और इस केस में एंगल बनता है तुम्हारा 0। कितना बनता है 0, ऐसा है वो। तो थीटा 0। तो ऐसा ट्रिक अगली बार से ऐसा ट्रिक ही याद रख लो इसको। करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आगे या पीछे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो वहां पर 0 बिकॉज ऑफ द एंगल्स। सो देयरफॉर यू हैव हियर आल्सो ऑफ कोर्स साइन ऑफ थीटा इज 0, तो देयरफॉर सेक्शन 3 का फील्ड भी हो गया 0। तो ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम सेमी सर्कल। तो फॉर सेमी सर्कल दैट इज सेक्शन नंबर 2, you have B2. What is B2? म्यू 0 by 4 pi I theta by R. R is the radius. Small r, capital R, whatever you have written. जो भी तुमने लिखा होगा, I don't remember now. तो ठीक है, स्मॉल r, कैपिटल R, whatever it is, स्मॉल r. Good. और ये जो r है ये डिस्टेंस है, ये r रेडियस है। This small r is the distance from the center of the element to that point. This small r, और रेडियस के लिए कौन सा r ले रहे हो, कैपिटल R। तो ये स्मॉल r कैपिटल R भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज थीटा? थीटा इज पाई कैंसिल हो गया।
ठीक, मैग्नीट्यूड तो मिल गया आपको, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? हाउ अबाउट डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल, कर्ल्ड फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स क्या दे रहे हैं आपको? डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब इज गोइंग इनसाइड। अगर करंट उल्टा होता तो आउटसाइड, करंट ऐसा है तो इनसाइड। तो डायग्राम के हिसाब से इट इज क्रॉस फील्ड, क्रॉस, इट इज क्रॉस फील्ड। सो व्हाट इज टोटल फील्ड? तो टोटल फील्ड भी इतना ही आएगा, तो बी टोटल इज B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 B3 तो जीरो है, which is equals to B2, which is equals to mu 0 by 4 I by R cross, cross because it is going inside. Done. End of the question. So cross मतलब going inside, तो cross field going inside, inside the plane of board. तो इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। ऑफ कोर्स दे गिव यू वैल्यूज, यहाँ तुमको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला है, वहाँ पे तुमको रेडियस दिया होगा सेमी सर्कल का, करंट की कुछ वैल्यू दी होगी, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द फील्ड। गुड। और इसमें एक वेरिएंट आता है, इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आई जस्ट टेल यू कि वो क्वेश्चन क्या है। डन? पक्का पक्का? गुड। तो उस केस में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसा दिखता है? दिखता सेम है, सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो व्हाट दे गिव यू इज, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन देंगे, फिर यहाँ पे छोटा सा गैप देंगे, और फिर ऐसा कर देंगे। तो उस केस में आपको यहाँ पे फाइंड करना है फील्ड। तो अब इस क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा ट्रीट करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं और एक सर्कल मान लेते हैं। तो सर्कल के सेंटर पे फील्ड निकालना है, और जितना सर्कल का रेडियस है उतना ही डिस्टेंस है वायर का उस पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस r प्लस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसा गैप देते हैं, लेकिन हम उसको ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है एंड देन यू हैव अ सर्कल। तो जब करंट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से पास होगा तो फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I by R। और जब सर्कल से पास होगा, लूप से पास होगा, तो इट इज म्यू 0 बाय 4 2 I by R। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। वो जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल तो लेट अस कंप्लीट विद स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10.6। कंसीडर अ क्लोजली वाउंड 1000 टर्न कॉइल, क्लोजली वाउंड 1000 टर्न्स का कॉइल है हमारे पास, हैविंग रेडियस ऑफ 1 मीटर। If a current of 10 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of the magnetic field at the center? Consider a closely wound 1000 turn coil। तो हमको गिवन पैरामीटर्स में नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं कॉइल के 1000, नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000, having radius 1 meter। if a current of 10 ampere, if a current of 10 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of the magnetic field at the center? What will be the magnitude of magnetic field at the center? Who will tell me what is the formula of magnetic field at the center of the loop? सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो बताया, अभी बताया मैंने, अभी अभी म्यू 0 बाय, चलो छोड़ो, अभी बताया था, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे 2 पाई डालो, 2 पाई, पुट 2 पाई हियर, थीटा इक्वल 2 पाई, क्या आ जाएगा? म्यू 0 बाय 2 I बाय R, मतलब म्यू 0 बाय 4 पाई I इंटू 2 पाई बाय R। तो सेंटर ऑफ द लूप पे क्या होता है जल्दी बताओ आप? म्यू 0 बाय 2 I बाय रेडियस, बराबर। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो
n से मल्टीप्लाई करो, डन, सिंपल तो फॉर्मूला है। You just have to put values now. B equals to n. N is 1000. 10 raised to 3. Mu zero. What is mu zero? अच्छा पता है तुमको इसको पाई के फॉर्म में क्यों लिखते हैं? ये फॉर्मूला को हम जानबूझ के क्या करते हैं? What we do is यहाँ पे लिखते हैं 4 पाई और यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई। ऐसा क्यों लिखते हैं? उसका रीजन है क्योंकि mu zero by 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 raised to -7। तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है, इसके लिए ऐसा लिखा जाता है। What is the current? 10, हाँ, अपॉन रेडियस तो 1 था, रेडियस तो वैसे भी 1 है, इंटू 2 पाई, इंटू 2 पाई। गुड, अब देखो आंसर आएगा आपका 2 पाई की वैल्यू 6.28 होती है। 2 इंटू 3.14 इज 6.28। 10 रेज़ टू 4 और -7, तो 10 रेज़ टू कितना? -3 टेस्ला। तो आ गया 6.28 मिली टेस्ला। डन, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कोएक्सियल केबल में एक्सिस सेम होता है, और वहां पे एक के ऊपर दूसरा केबल होता है। शायद आपने देखा नहीं होगा, बट वी यूज्ड टू हैव इट फॉर केबल ऑपरेटर थे ना, केबल ऑपरेटर। अभी तो आप सब वाईफाई टीवी यूज करते हो, लेकिन अर्लियर वी यूज्ड टू हैव दिस केबल कनेक्शन फ्रॉम केबल ऑपरेटर। तो अपने एंटेना से हमारे घर तक केबल लेके आते थे, तो उसमें भी ऐसा था। यू यूज्ड टू हैव अ वेरी फाइन वायर एट द सेंटर, देन अ इंसुलेटर इन बिटवीन, उसके ऊपर और एक केबल, फिर और एक इंसुलेटर। तो इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल, व्हेन यू हैव टू वायर्स विद द सेम एक्सिस। तो कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर वायर ऑफ रेडियस ए। तो जो सेंट्रल कोर है वो कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, उसका रेडियस ए है। एंड अ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर ऑफ रेडियस बी, एंड अ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर। तो इनर कंडक्टिंग वायर का रेडियस ए है, आउटर का बी है। सी फिगर इज मिसिंग, मैं ड्रॉ कर दूंगा। द टू कंडक्टर्स कैरी एन इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शंस इन एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर एक करंट ऐसा आउट जा रहा है तो दूसरा इन आ रहा है। गुड, इन एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। What will be the magnitude of the magnetic field B for A less than R less than B and B less than R? What will be its direction? Good question. अभी डायग्राम मिसिंग है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ नहीं है, तो सिंपल, कुछ नहीं है। डायग्राम नहीं भी दिया हो तो सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल में दो कंडक्टर्स होते हैं विद द सेम एक्सिस, और ये सिलेंड्रिकल शेप का है। तो बेसिकली सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या दिखता है आपको? सर्कल। तो इफ यू वांट आई विल आल्सो गिव यू अनदर व्यू ऑफ इट। ये साइड व्यू है, साइड से, और तुम फ्रंट से देख रहे हो। तो ये हो गया आपका इनर सिलेंडर, और इसे इनर सिलेंडर को ड्रॉ किया यहाँ पे। इनर सिलेंडर मतलब इनर वायर, एंड देन यू हैव आउटर वायर। तो ऐसा है, दिस इज द कोएक्सियल केबल यू हैव। तो यहाँ पे भी यू विल हैव अ आउटर वायर, दिस इज द वायर दैट यू हैव कोएक्सियल। इनर जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है ए। तो रेडियस ऑफ दिस इनर पार्ट इज ए। दिस इज द कॉमन एक्सिस, लेट अस से ये उसका एक्सिस हो गया, कॉमन एक्सिस। ये आ गया आपके पास ए, ये भी है ए। और जो आउटर है, आउटर उसका रेडियस है बी, उसका रेडियस है बी। तो इसका रेडियस यहां से यहां तक का रेडियस इज बी। तो डायग्राम अच्छे से समझ लो। तो दो वायर है, कोएक्सियल है, डन, दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू। और ये आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है। ये अब आपसे पूछा गया है, आपको ऐसा बोला है कि इन दोनों में करंट है, सेम करंट है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द टू कंडक्टर्स कैरी एन इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन इन एंड आउट। तो अगर मैं अंदर का जो कोर है
वहां पे अगर करंट इन लेता हूँ, इन मतलब करंट अंदर जा रहा है, आई करंट इज गोइंग इन, तो दूसरे में से करंट इज कमिंग आउट, इन मतलब क्रॉस और डॉट मतलब आउट, सेम करंट। तो ये I1 करंट हो गया आपका, I1 करंट हो गया आपका I गोइंग इनसाइड, और I2 इज I कमिंग आउटसाइड, ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका जो करंट है ये इन जा रहा है, तो सेकेंड कंडक्टर में जो करंट है वो आउट आ रहा है, ऐसा है। और आपको कहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर, पहला कहाँ बोला है, क्या बोला है, आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो पहले केस में आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा, एम्पीरियन लूप। तो दिस इज द फर्स्ट एम्पीरियन लूप। और दूसरा कहाँ बोला है, दूसरा बोला है आर ग्रेटर देन बी, मतलब डायरेक्ट बाहर, बी से बड़ा है ना आर, तो मैं दूसरा एम्पीरियन लूप यहाँ ड्रॉ करूंगा। दिस इज सेकेंड एम्पीरियन लूप and this is first Amperian loop. So to solve this question, we take two Amperian loop. Case 1, case 2. Case 1. In case 1, the Amperian loop. So in case 1, Amperian loop is a circle. Is a circle with radius r, with radius r, और r a से बड़ा है और b से छोटा है। तो विथ रेडियस r एंड r पे कंडीशन है r इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, क्योंकि वो a और b फर्स्ट और सेकंड वायर के बीच में है, बराबर, हाँ कि ना, हाँ, वेरी गुड। तो मुझे बताओ व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, b bar dot dl bar equals to, yes but slightly incorrect, integral, very good, integral b bar dot dl bar equals to mu 0 I enclosed, very good. B bar dot dl bar, how do you find out b bar dot dl bar, bdl cos theta, so you have line integral bdl cos theta equals to mu 0 I enclosed. What is current enclosed here? Only I1, क्योंकि जो तुमने लूप लिया ना, वो लूप सिर्फ अंदर वाले वायर को एनक्लोज कर रहा है, तो करंट सिर्फ क्या एनक्लोज हुआ, I1, तो I1 करंट एनक्लोज इज I1 एंड I1 इज I ऑफ कोर्स, वो तो बाद में लिख देंगे। B इज कांस्टेंट, B is constant. Integration dl cos of how much? What is theta? Theta is the angle between length element and magnetic field. जीरो ही आता है, ये सिर्फ इतना है कि मैंने वायर को ऐसा दिखाया, कल ऐसा दिखाया था, कल हम जब एम्पियर्स लॉ सीख रहे थे तो ऐसा दिखाया था। हाँ, अभी जो इसलिए बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को देखते कैसे हो मैटर करता है। यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है, वहां पे करंट ऐसा जा रहा था, यहाँ पे एम्पिरियन लूप तुमने ऐसा ड्रॉ किया, वहां पे वैसा ड्रॉ किया था। और लेंथ एलिमेंट dl, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट dl, राइट हैंड थंब रूल, dl का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे भी वो लगा दो, सेम है। तो सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होने से एंगल नहीं चेंज होता, एंगल तो स्टिल इज जीरो, तो थीटा तो अभी भी जीरो है, बिकॉज b bar एंड dl bar आर इन द सेम डायरेक्शन, तो जीरो इक्वल्स टू mu 0 I, cos 0 is 1. What is integration dl? What is integration dl? अरे ये छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके बताओ कितना आएगा, 2 पाई यार,
क्योंकि एम्पियरियन लूप के रेडियस को क्या डिनोट करते हो, स्मॉल आर से डिनोट करते हो ना। हाँ, तो 2 पाई आर आएगा ना, ये इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर। तो दिस इज 2 पाई आर, cos 0 तो 1 हो गया, इक्वल टू म्यू 0 आई, डन। तो व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, म्यू 0 बाय 2 पाई आई बाय आर, मतलब क्या, म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2। ये तो तुमको वैसे भी पता होना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एट अ डिस्टेंस आर इतना ही तो फील्ड होता है। इतना ही होता है, वो डायरेक्ट आंसर था, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर ही है। सिर्फ तुमको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा, कोएक्सियल, दो कंडक्टर, एक ए एक बी, लेकिन पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, ए और बी के बीच में। तो करंट कौन सा एनक्लोज हुआ, सिर्फ ए वाला, बी वाला हुआ क्या, नहीं, तो उसका लेना ही नहीं है। मतलब तुमको करंट, सिर्फ I1 करंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है, इतना ही होता है, डन। और डायरेक्शन भी पूछा है तो बता दो, डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन पूछा है ना, तो बता दो, बोला ना व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करंट जा रहा है अंदर, राइट हैंड रूल, करंट इज गोइंग इनसाइड, so magnetic field will be, magnetic field will be along the loop, along the loop, तो along the loop, पॉइंट क्लॉकवाइज बोलना है तो बोल सकते हो क्लॉकवाइज, along the loop in clockwise direction, in clockwise sense, clockwise direction, एक ही बात है। ये हो गया केस 1। अभी केस 2 बाकी है। केस 2 0, क्यों 0, क्योंकि केस 2 में तुम्हारा लूप कहाँ पे है, बाहर। तो केस 2 में जब तुम एम्पियर्स लॉ लगाओगे, एम्पियर्स लॉ, तो हियर एम्पियरियन लूप इज अ सर्कल विथ रेडियस r greater than b। तो therefore इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार इक्वल्स टू म्यू 0 करंट एनक्लोज्ड। लेकिन यहाँ पे कौन सा करंट एनक्लोज्ड है, I1 और I2, हाँ कि ना, यस और नो, यस और नो, यस। व्हाट इज करंट I1 I, व्हाट इज करंट I2 I, लेकिन I1 और I2 का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कितना आ गया 0। तो जब इंटीग्रेशन ही 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर in this case field equal to 0, done। next question, example 10.8, a solenoid b equal to mu 0 n I, solenoid of length 25 centimeter has inner radius 1 centimeter, is made up of 250 turns of copper wire for a current of 3 ampere in it. What will be the magnitude of magnetic field inside the solenoid, mu 0 n I। तो given parameters में they have given you the length of the solenoid L as 25 centimeter, which is basically 25 into 10 raised to minus 2 meter. Inner radius of the solenoid is 1 centimeter, which is 10 raised to minus 2 meter. Is made up of 250 turns. Total number of turns is 250. Total number of turns is 250. Total number of turns. For a current of 3 ampere, so current is 3 ampere. They are asking you what is the magnitude of magnetic field. If you remember, it is mu 0 n I. तो अगर आपको याद होगा, सोलोनॉइड के अंदर नियर द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड is given by B equals to mu 0 n I. Good. And where n, small n is number of turns per unit length. ऐसे होता है ना, हाँ कि ना, यस यस, नो नो, यस यस। तो mu 0 n I, mu 0 n by L. The solution is also simple. B equals to mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. Mu 0 by 4 pi is 10 raised to minus 7, तो mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 250, लेंथ कितना दिया हुआ है 25 into 10 raised to minus 2। करंट कितना दिया हुआ है, कितना करंट
3 एम्पियर। ओके, तो हो गया, सॉल्व कर लो इसको। दिस इज 1 जा, दिस इज 10 जा, 10 और 10 रेज़ टू माइनस 7 10 रेज़ टू माइनस 6, और ये ऊपर आ गया तो 10 रेज़ टू प्लस 2 और हो गया तो 10 रेज़ टू माइनस कितना 4, कितना 4 ना, 10 रेज़ टू माइनस 6 और नीचे माइनस 2 था, माइनस 4 हो गया। 4 पाई, यू नो व्हाट इज 4 पाई? 12.5 अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 12.56, 4 into pi 12.56 into 3 into 10 raised to minus 4, 12.56 into 3, 12.5 into 3 is 37.5, 0.06 into 3 is 0.18, तो 37.5 और 1 है 37.68, तो 37.68 into 10 raised to minus 4 टेस्ला, ऐसा आना चाहिए आंसर, ऐसा ही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so we'll start with practice problem number 2। तो सॉल्व एग्जांपल्स हमारे हो गए, तो we'll jump to practice problems of the textbook। A piece of straight wire has mass 20, ये straight wire दिख रहा होगा, लेंथ L लिखा हुआ है, has mass of 20 ग्राम and length 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है। It is to be levitated, you know what is levitation? Yeah, so it is basically suspended in air without any support, उसको लेविटेशन बोलते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन। एंड चलो वर्ड आया ही है और तुम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सीखोगे ही, जो बुलेट ट्रेन वर्क होता है ना, बुलेट ट्रेन हाई स्पीड, वो इसी कॉन्सेप्ट पे होता है, लेविटेशन। और वैसा क्यों होता है? वाई कैन नॉट नॉर्मल ट्रेन्स विच रन ऑन रेल्स, रेल होता है ना, उसमें तो रेलवे बोलते हैं, रेल्स होते हैं उसको नीचे, they cannot run very fast क्योंकि there is a physical contact between the track and the rail, and when one surface, one object moves on another surface in contact, friction leads to heat। तो ज़्यादा हाई स्पीड पे गया अगर, तो a lot of heat will be generated and metal will melt down, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, वो इतना हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। इसके लिए जो फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले रेल्स होते हैं उस पर लिमिटेशन है, 300-400 किलोमीटर तक भी नहीं जा सकते तुम पर आवर। बट इफ यू टॉक अबाउट बुलेट ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स में क्या होता है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब बेसिकली इट इज हैंगिंग इन एयर, तो उसको लेविटेशन बोलते हैं। और क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज व्हाई इट कैन गो अप टू 1000 किलोमीटर पर आवर ऑल्सो, 1000 किलोमीटर पर आवर इज वेरी हाई स्पीड। बट तो लेविटेशन मतलब nothing is in contact basically, so it is to be levitated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field B in horizontal direction। what must be the magnitude of B बोलना चाहिए था, मैग्नेटिक बोल दिया इधर, what should be the magnitude, ऐसा आना चाहिए था। आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड। ओके, पक्का पक्का, सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ा टाइम पहले सॉल्व किया था। बल्ब का वेट को किसने बैलेंस किया? बल्ब के वेट को किसने बैलेंस किया? मैग्नेटिक फोर्स ने। यहाँ पे भी वही है, ये जो वायर है इसको लेविटेट करवाना है, तो इसका जो वेट है उसको नीचे पुल करेगा और उस वेट को ओवरकम करना है। कौन ओवरकम करेगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वही है, सेम है, सिर्फ आपको बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। सो सेम क्वेश्चन है, इट्स द सेम क्वेश्चन। तो व्हाट आई विल डू इज, पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या देख लेते हैं। मास आपको दिया है वायर का, वायर का मास है 20 ग्राम विच इज 20 into 10⁻³ किलोग्राम। आई कीप इट लाइक दिस ओनली। उसके बाद आपको बोला है लेंथ, लेंथ इज 1 मीटर। देन करंट आपको बताया है वायर में से 1 एम्पियर है, और आपको पूछा है बी का वैल्यू। यू आर सपोज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ऑफ कोर्स फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया जस्ट नाउ। तो फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग इज दैट force due to magnetic field will balance the weight। what is force due to magnetic field? BIL sin theta equals to mg। तो ये हो गया फॉर्मूला। we'll start with this, BIL sin theta equals to mg। तो B equals to mg upon IL sin theta। very good। so therefore what is theta by the way? look at a diagram। डायग्राम तुमको दिया है इसके लिए, ये लेंथ है
और मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसा जा रहा है, ऐसा 90 डिग्री। तो एंगल तुमको यहाँ से देखना था डायग्राम से, थीटा इक्वल्स टू 90। तो देयरफॉर यू हैव बी इक्वल्स टू एम की वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ है। जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला तो नहीं है हमको, पर लेके देखते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आता है। 10 ले लेते हैं जी की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी थी, हाउ मच है 1 इंटू एल, एल कितना है, करंट, सॉरी करंट इज 1 एंड लेंथ इज ऑल्सो 1, वेरी गुड, एंड साइन 90 इज ऑल्सो 1, वेरी गुड। तो ये 10, ये 10, 100, 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², मतलब कितना 0.2। तो 0.2 टेस्ला आना चाहिए। क्या दिया आंसर 196, 10 समथिंग मिली, टेस्ला में दिया है, ऐसा कैसा दिया है। या तो देयर इज नो मिस्टेक, ऑफ कोर्स प्रिंटिंग मिस्टेक बुक में है, इधर कुछ नहीं है, क्योंकि 0.196 क्यों आएगा, क्योंकि इधर तुम 9.8 लोगे बस। इफ यू टेक 9.8 डन। ओके, तो अभी कैसे डन देखो, 10⁻³ और ये एक 10, तो 10⁻², व्हाट इज 9.8 इंटू 2, 19.6, 19.6 टेस्ला में। तो ये कितना हो गया 0.196 टेस्ला। तो हमारा 0.2 आ रहा था क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 ली थी। तो इट इज नॉट 196, इट इज 0.196 टेस्ला। गुड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the value of magnetic field at a distance of 2 cm from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere. म्यू जीरो की वैल्यू दी है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल। आपको गिवन पैरामीटर्स में दिया हुआ है डिस्टेंस, ए बोल देता हूँ 2 सेंटीमीटर, विच इज 2 × 10⁻² मीटर। आपको बोला है करंट, करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर का, और आपको म्यू जीरो की वैल्यू दी हुई है विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट्स में वेबर पर एम्पियर मीटर। और आपको क्या पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस ए, म्यू जीरो बाय अरे रे म्यू जीरो बाय 4 पाई 2I बाई ए। What at the center of the loop? Circular loop, mu 0 by 4 2I by a, where a will be the radius. यहाँ पे a क्या है, distance on the wire. तो you have to just put values here, b equals to mu 0, वैसे तो बोला है लेकिन mu 0 by 4 by 10⁻⁷ हो गया। करंट कितना है 5 एम्पियर का, और a कितना है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² है ना डिस्टेंस। यस, करंट इज 5 एम्पियर। यस, कैंसल, ऊपर 10⁻⁵ है, नीचे 10⁻⁻, सॉरी 10⁻⁷ और -2 -5, 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। या तो ये दिया होगा या तो 50 माइक्रो टेस्ला दिया होगा। व्हाट इज द आंसर? हाँ 2.5। अच्छा 2.5, क्यों 2.5 आया फिर? 2.5 × 10⁻², वेरी रॉन्ग। क्या इधर 2i लिखा ना, इधर 2i लिखा, 2i तो नीचे 4 होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर 2.5 तो नहीं आएगा आंसर, 5 ही है। वापस प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लो, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron is moving with a speed of 3 × 10⁻⁻। माइनस कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है माइनस, प्लस होना चाहिए।
An electron is moving with a speed of 3 into 10 raised to 7 meter per second. 3 into 10 raised to minus 7 0.0000 मतलब ऑलमोस्ट मूव नहीं हो रहा, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. 10 raised to plus 7 होना चाहिए मीटर पर सेकेंड. In a magnetic field of 6 into 10 raised to minus 4 Tesla, perpendicular to the path. इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करवाता है उससे? सर्कुलर मोशन. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. बराबर. तो mv स्क्वायर बाई आर इज QVB. तो यहाँ से तुमको जो फॉर्मूला चाहिए r का मिल जाएगा या v का, तो वो भी मिल जाएगा. व्हाट विल बी द रेडियम? रेडियम कैसे हो सकता है? रेडियस हो सकता है. रेडियस ऑफ द पाथ. What will be the radius of the path? What will be the frequency and average energy energy? What will be the frequency and energy in keV, kilo electron volt? ठीक, good. So with so many corrections, because we have corrected a lot of things here, we'll start solving this question. तो हमको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले स्पीड बता दिया 3 into 10 raised to 7 है, माइनस नहीं है. ओके, गुड. Then you have magnetic field which is 6 into 10 raised to minus 4 Tesla. That is good. वो ठीक है. Then radius पूछा है, frequency पूछा है, और बाकी सब दिया है आपको, mass of electron वगैरह 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 दिया है. वो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे. You are supposed to find out number 1. क्या पूछा है? Radius. Number 2, frequency. Number 3, energy. Very good. तो अब एक एक करके मुझे बताओ. फॉर्मूला याद है क्या? साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट है ये. साइक्लोट्रॉन सीखा था ना हमने, उसका कॉन्सेप्ट है ये. अभी बताया भी मैंने. नहीं याद हो तो फिर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो QVB साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा इज 90 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर. ऐसा आता है. साइन 90 1 हो जाएगा, एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r मिल जाएगा mv बाई QV. क्या मिल जाएगा? mv बाई QV. तो r इक्वल्स टू mv बाई QB. ऐसा होता है. हमने डिराइव किया था ये. फिर फ्रीक्वेंसी का भी डिराइव किया था 1 अपॉन टाइम पीरियड. अगर याद होगा तो टाइम पीरियड था 2 पाई m बाई QB. फ्रीक्वेंसी था QB अपॉन 2 पाई m. किया था क्या? मैंने हैंड आउट्स दिए ना आपको, एक्स्ट्रा नोट्स दिए, या फिर इस नोट्स में भी है. वेरीफाई करते जाओ फटाफट. और याद रखना चाहिए तुमको ये सब. What is time period? Was it 2 by m by QB? Time period था ना, 2 by m by QB था ना टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी QB by 2 by m था कि नहीं, जिसको तुम मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हो, है ना. QB अपॉन 2 by m याद रखना चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर. एनर्जी भी तुमने देखा है, Q स्क्वायर B स्क्वायर समथिंग स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m है. कैसा? सिर्फ उधर R एग्जिट लिखा था क्योंकि वो एग्जिट लेता है चार्ज पार्टिकल वहां से. है क्या ऐसा? Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m है. पक्का? यस, गुड. तो तुमने बोला, मैं मान रहा हूँ ये है, और वैसा होना चाहिए. एनीवेज, सॉल्यूशन इज टू सिंपल. नंबर 1 इज रेडियस विच इज mv बाई QB. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको. कितना दिया हुआ है? 9 into 10 raised to minus 31. वेलोसिटी आपको बोला ही हुआ है. कितना बोला हुआ है? 3 into 10 raised to 7. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो तुमको पता ही होता है. कितना होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19. मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 6 into 10 raised to minus 4. 6 into 10 raised to minus 4. गुड. अब कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, because I'll do it very rapidly. थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, नहीं तो मिस हो जाएगा आपका फिर. 1 and 2 is that correct? Yes. This is 1 this is 2 fine. पक्का. Sure. What is 9 by 2? 4.5. ये जो 16 है ना, 1.6 है ना, इसका पॉइंट इसको दे दो 10 raised to minus 20, और ये -4 -24 31 में से 7 गए तो -24 गया, तो नीचे क्या बचा? सिर्फ 16. 10 के सारे पावर गए. 1 by 2 is 0.5, 1 by 4 is 0.25, 1 by 8 is 0.125 and 1 by 16 is 0.0625. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5 into 0.0625. अब इसको तुमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर
देख लेंगे। बताओ, वैसे रफली आई एम टेलिंग यू अप्रोक्सीमेटली, अगर 4/16 होता, 4/16 होता, 4/16 होता, ओके चलो ठीक है, तुमको वो मेथड बताता हूँ, ये भी बेटर है कैलकुलेशंस करने का, और एक मेथड है। अच्छा हो जाएगा, कुछ नया सीख लोगे। 4 + 0.5/16, 4/16 + 0.5/16, हाँ कि ना? यस, व्हाट इज दिस? 1/4। व्हाट इज दिस? 1/32। बराबर। 1/4 कितना होता है? 0.25 प्लस 1/16 तो अभी बताया था मैंने, 0.0625, उसका आधा कर लो। 0.0625 का आधा 0.03125, 0.03125, इन दोनों को ऐड कर लो। 0.2 इधर तो जीरो है, तो सिर्फ 2 रहेगा ना, ये 2 + 0, 5 + 3 is 8 मीटर। क्या है आंसर? सेंटीमीटर में है क्या? रेडियस नहीं दिया, रेडियस, रेडियस पूछा ना? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो फिर चेक कर लेंगे, वी विल चेक इट आउट। दिस इज राइट, करेक्ट, गुड। देन देन और क्या फाइंड करना था तुमको? और क्या फाइंड करना था? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। फ्रीक्वेंसी इज QB/2 πm, है कि नहीं? यस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। QB/m, अच्छा V भी है, छोड़ो, ठीक है। What is Q? 1.6 into 10 raised to -19. It is 6 into 10 raised to -4 is magnetic field. 2 pi into m. M is 9 into 10 raised to -31. अब नेक्स्ट टाइम से ना मैं ये 1.6 नहीं लिखने वाला हूँ, मैं 16 into 10 raised to -20 कर दूंगा to adjust the powers. तो अगेन दिस इज -24, दिस इज -31, नीचे -7 बचा, ऊपर जाके प्लस हो गया 10⁻7, 16 into 6/2 π, बराबर 10⁻7, और फ्रीक्वेंसी 10 प्लस में ही आती है, +7 +8 ऐसा ही आता है वो। और हमने देखा भी था, देखो वेरीफाई कैसे करते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू रिमेंबर साइक्लोट्रॉन में तुमको मैंने बोला था 10⁻7 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा बोला था मैंने तुमको, एक सेकेंड में 10⁻7 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होता है, बोला था कि नहीं? और लिखा भी है नोट्स में, तो प्लस में आना चाहिए वो। नाउ दिस इज ऑफ कोर्स सिंपल, 1 and 3 16 3 is 48, 48, तो 48 अपॉन मैं एक रफ आंसर दे रहा हूँ तुमको, π/3 मान लो। अगर π/3 मानते ना तुम, तो ये कैंसिल हो जाता, मतलब 16 into 10⁻7 आता। अगर π/3 मानते तो 9, अच्छा 9 भी है क्या? 9 भी है, तो 9 को भी सॉल्व करेंगे फिर। 9 भी है, 9 रह गया, कोई बात नहीं, वी विल सॉल्व 9 आल्सो। क्या डिवाइड बाय 9 कर देंगे ना एक्स्ट्रा, तो 16/9 इज 1 पॉइंट समथिंग, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट, चलो ऐसा करते हैं, इसको 2 सा 3 सा कर देते हैं, और इसको 2 को भी बाय बाय कर देते हैं, हो गया 3 π 16/3 और पाई 3 into 3 9 मान लिया, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 9.42 बराबर, 14 3 42, तो 9.42 आ गया, और वो 10⁻7 हुआ था ना, यस। तो ये आ जाएगा आपका 16/9.42, 1 पॉइंट समथिंग। व्हाट इज 16 बाय दिस? कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी आ रहा है 1.697 into 10⁻7, 1.697 into 10⁻7 हर्ट्ज। इसको तो मेगा हर्ट्ज में लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? ये 10⁻7 का आएगा, इसको दे दो 16.97 into 10⁻6 हर्ट्ज विच इज मेगा हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 16.97 मेगा हर्ट्ज, ठीक, तो चलता है ऐसा, तो ये आ जाएगा आपका मेगा हर्ट्ज में, 16.97 मेगा हर्ट्ज या मिलियन हर्ट्ज एक ही बात है, डन। और क्या फाइंड करना था तुमको? एनर्जी, फुल एनर्जी, एनर्जी, वेरी गुड। एनर्जी तो फाइंड करना है, लेकिन एनर्जी तुमको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। ये जो एनर्जी है ना, ये वाला एनर्जी जो है, ये तुम्हारा आएगा जूल में, क्योंकि तुम क्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले कूलम में ऐसा यूनिट, बी टेस्ला में ऐसा यूनिट, आर मीटर में ऐसा यूनिट, मास केजी में ऐसा यूनिट, तो आपका एनर्जी मिलेगा जूल में। अब आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम जूल टू ईवी, एंड
फ्रॉम ईवी टू जूल. व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? देखो कितनी हेल्प करते हैं, तुमको लिख के भी दिया है. 1 EV is 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to, तो what is 1 joule? 1 अपॉन, मैं नहीं, मेरा बताने का रीजन कुछ और है. 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल, हाँ कि ना? बराबर. what is 1 जूल? 1 अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 19, बराबर ना? EV. ऐसा कभी करना नहीं, कभी नहीं करना. ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन है तो नीचे E है. तो जब तुमको जूल से ईवी में जाना हो तो ई से डिवाइड कर दो. और ऐसा करने से पता है क्या होगा? इधर तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर था और चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या लिखोगे? ई स्क्वायर. और ये जूल में था तो ईवी में जाने के लिए, ईवी में जाने के लिए, ईवी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करोगे? ई. बराबर. ऐसा किया तो तुम्हारा ये एक और ये एक यहीं पे कैंसिल हो गया. गुड. हो गया. तो आपको मिल गया E which is 16 into 10 raised to minus 20. 1.6 into 10 raised to minus 19 is that. 6 into 10 raised to minus 4 का square is 36 into 10 raised to 8 B square. Radius कितना? radius. अरे बाप रे, 0.28 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा अभी. तो 28 into 10 raised to minus 2, कम से कम 2 डेसिमल तक जाएंगे. उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2m. पर हम लोग कुछ और भी तो कर सकते हैं. वाई आर वी डूइंग दिस? डू वी नो व्हाट इज स्पीड? यस, वेरी गुड. फिर क्यों करना है तुमको ये? हाफ एम वी स्क्वायर कर लो. हाफ एम वी स्क्वायर वी पता है ना, तो वाई आर वी डूइंग दिस? इनफैक्ट ये अच्छा हो जाएगा कि हम लोग ना पहले फाइंड कर लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, फिर चेक करते हैं आंसर मैच होता है कि नहीं. होना चाहिए वैसे तो. हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू minus 31 kg. What is speed? 3 into 10 raised to 7 का स्क्वायर, या जाएगा जूल में. ठीक. गुड, क्योंकि ये 9 मान लिया तो 9 और 9 81. 3 स्क्वायर इज 9, 81. 81 by 2 is 40.5. 40.5. देखो 9, 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 9 81. 81 by 2 is 40.5. 10 raised to 14 और ये minus 31 कितना? 14. 10 raised to 7 का स्क्वायर 10 raised to 14 होता है और ये minus 31 है. minus 17 ये जूल में है एनर्जी. इसको डिवाइड करेंगे चार्ज से ईवी में लाने के लिए. चार्ज, व्हाट इज चार्ज? 1.6 इंटू 10 raised to minus 19. इसको 16 कर लेते हैं. 10 raised to minus 20 कर देता हूँ मैं यहाँ पे. क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि किलो चाहिए था. किलो. minus 17 minus 20 नीचे minus 3 बचा, ऊपर गया तो 3 बचा तो सीधा किलो हो गया. तो ये तुम्हारा 10 raised to minus 3 ऊपर चला गया. 10 raised to minus 17 minus 20 मतलब minus 3 नीचे बचा था, ऊपर गया, वो किलो में गया. 40 by 16 2.5 के आसपास आएगा आंसर, क्योंकि 16 2 is 32 and 16 3 is 48. तो 2 point something ऐसा आंसर आना चाहिए ईवी में. 2.531. इतना एक्यूरेट आ गए हम लोग. ये आ गया 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डू नॉट ऑलवेज रन आफ्टर दिस फॉर्मूला. ये भी आंसर वही देगा, लेकिन थोड़ा सा खुद भी सोच लो कि m दिया है, v दिया है, खत्म बात.